चाय के कप से उठता हुआ धुआं मेरी आंखों के सामने एक धुंध बन रहा था। मैं जिस्मानी तौर पर तो अपने आरामदेह ड्राइंग रूम में मौजूद था, लेकिन मेरा जहन ऑफिस की फाइलों और डेडलाइंस के बोझ तले दबा हुआ था। अचानक खामोशी टूटी। मेरी 6 साला बेटी जोया, जो दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर को गौर से देख रही थी, मेरे पास आई। वो तस्वीर मेरे अब्बू इदरीस साहब की थी, जिसमें वो हंसते मुस्कुराते और जिंदगी से भरपूर नजर आ रहे थे। बाबा, क्या दादा अब्बू हमसे नाराज हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सा डर था। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच कप के किनारे से टकराकर रुक गया। मैंने पहले जोया को देखा और फिर उस तस्वीर को। नहीं बेटा, आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने जवाब तो दिया, लेकिन मेरी आवाज में वो यकीन नहीं था जो एक बाप की आवाज में होना चाहिए। इसलिए कि हम वहां कभी नहीं जाते, उसने सादगी से कहा। और जब वो फोन करते हैं तो आप ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे आप कहीं भागना चाहते हो। जोया की इस बात ने मेरे सीने पर किसी हथौड़े की तरह वार किया। मुझे याद आया कि मेरे अब्बू कभी बगदाद के उस मोहल्ले की जान हुआ करते थे। वो हर जुम्मा को मस्जिद में बैठक लगाते और ईद पर सबसे पहले हर एक का दरवाज़ा खटखटाते थे। मगर 3 साल पहले, जब से मेरी अम्मी ज़हरा बेगम का इंतकाल हुआ, उनकी ज़िंदगी का वो चिराग जैसे गुल हो गया था। और मैं अपनी मसरूफियत के गुरूर में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि वो जिंदा दिल इंसान अब एक खामोश साए में बदल चुका है। मेरा आखिरी दौरा मुझे याद आया। 2 माह पहले मैं वहां गया था और पूरे 40 मिनट के क़याम में हर 5 मिनट बाद अपनी घड़ी देखता रहा था। जाते हुए मैंने वही रिवायती जुमला दोहराया, अब्बू, अगली बार आऊंगा तो ज्यादा देर बैठूंगा। जब मैं गाड़ी में बैठकर पीछे मुड़कर देखा तो वो गेट पर अकेले खड़े मुझे जाते हुए देख रहे थे। उस रात मेरी बीवी ने भी खामोशी तोड़ दी। आपके अब्बू हर हफ्ते फोन करते हैं, मगर आप अक्सर उठाते नहीं। मैंने हमेशा की तरह मसरूफियत का ढाल आगे कर दिया, मगर उसने सच्चाई का जहर भरे लहजे में कहा, मसरूफियत और नज़रअंदाजी में फ़र्क होता है। मैंने अपना फ़ोन उठाया। वहाँ अब्बू की 4 मिस्ड कॉल्स मौजूद थीं। वो हर कॉल एक पुकार थी जिसे मैंने अनसुना कर दिया। लरसते हुए हाथों से मैंने आखिरकार उनका नंबर मिलाया। फोन की घंटी अभी 2 बार भी नहीं बजी थी कि अब्बू ने फोन उठा लिया। ऐसा महसूस होता था जैसे वो फोन हाथ में लिए इसी इर्ताश के मुंतजिर थे जो उनके कमरे की जानलेवा खामोशी को तोड़ सके। आरिफ, बेटा, सब खैरियत तो है ना? उनकी आवाज में हैरत और बाप वाली ममता की मिली जुली बेचैनी थी। जी अब्बू, सब ठीक है, बस ऐसे ही याद आ गई तो सोचा बात कर लूं। मैंने अपनी आवाज को मसनूई तौर पर खुशगवार बनाने की कोशिश की। हमने तकरीबन 1 घंटा बात की। मैंने उन्हें जोया के स्कूल के ड्रामे और अपनी तरक्की के बारे में बताया। वो किसी भूखे शख्स की तरह मेरी बातें सुन रहे थे, जैसे मुद्दतों बाद किसी ने उनसे हाल अहवाल पूछा हो। उन्होंने अपनी तन्हाई या गिरती हुई बीनाई की कोई शिकायत नहीं की। वो बस इस जिंदगी की तफसीलात में खो गए जिसका अब वो हिस्सा नहीं रहे थे। कभी उसे जोया को लेकर आओ, उन्होंने सरगोशी में कहा। घर बहुत सुनसान हो गया है। अगले इतवार अब्बू, पक्की बात है, मैंने वादा किया। उन्होंने बस ठीक है कहा, मगर इस ठीक है में किसी मंसूबे की खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की आदत थी जिसने सैकड़ों बार ऐसे वादे सुने थे और अब वो यकीन के बजाय शायद पर जीना सीख गया था। इतवार आया, मगर उसके साथ एक हंगामी मीटिंग भी आ गई। फिर घर में पानी का पाइप फट गया और फिर वो थकन जिसके सामने 40 मिनट का सफ़र भी सहराए आज़म जितना तवील लगने लगता था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि अब्बू ठीक हैं, वो मजबूत हैं, मैं हफ्ते के बीच में चला जाऊंगा। वो हफ्ता भी गुजर गया और फोन की घंटी फिर बजी। बेटा, तुम्हारे चचा बसरा से आ रहे हैं। मैंने सोचा तुम भी आ जाते तो कुछ पुराने दिन याद कर लेते। मैं कोशिश करूंगा अब्बू, मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए कहा। दूसरी तरफ से एक तवील और भारी खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें बरसों की कुर्बानियों का दुख छुपा था। तुम हमेशा सिर्फ कोशिश ही करते हो आरिफ, उन्होंने धीमे लहजे में कहा और फोन बंद कर दिया। इस जुमले ने मेरे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं मसरूफ नहीं था, मैं सिर्फ गाफिल था। मैं अपने बेटे होने के फ़राइज़ के लिए बेहतरीन वक्त का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उनके पास अब बाप कहलाने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा था। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, किसी को इत्तला नहीं दी, बस गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा। मैं बगैर बताए पुराने घर पहुंचा। वो गेट जिसका रंग कभी हरा भरा होता था, अब पपड़ियां बनकर उतर रहा था। सहन जो कभी अम्मी की मेहनत से महकता था, अब जंगली घास से भर चुका था।
मैंने देखा कि अब्बू बरामदे में अपनी उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे सड़क की तरफ देख रहे थे। वो इंतजार का एक मुजस्सिमा लग रहे थे। मुझे देखते ही वो चौंक गए। उन्होंने कोई गिला नहीं किया, ये नहीं पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं किया या इतनी देर क्यों लगा दी। वो बस मुस्कुरा दिए, एक ऐसी नहीं पर खूबसूरत मुस्कुराहट जिसने मेरी रूह को शर्मिंदगी से भर दिया। आ गए? उन्होंने बस 2 लफ्ज़ कहे, मगर इन अल्फाज में वो सुकून था जैसे किसी मुसाफिर को तपती धूप में घना साया मिल गया हो। अंदर जाकर महसूस हुआ कि घर अब मेरे बचपन का अजायब घर बन चुका था। अलमारी में रखी हर चीज़, वो चांदी की मोहर और पुराने तमगे मुझे मेरे उन फ़राइज़ की याद दिला रहे थे जिन्हें मैं भुला चुका था। उन्होंने इसरार करके खुद चाय बनाई। मैं उनके लरसते हाथों को देख रहा था जो महारत से कप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम घंटों बैठे रहे। बरसों बाद पहली बार मैंने अपनी घड़ी की तरफ नहीं देखा। तुम्हें पता है मैं हर हफ्ते फ़ोन क्यों करता हूं? उन्होंने अचानक पूछा। इसलिए कि आप मुझे याद करते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हंसे नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इसलिए फ़ोन करता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, क्योंकि एक दिन फ़ोन की घंटी बजेगी या शायद नहीं बजेगी और तुम्हें एहसास होगा कि दूसरी तरफ अब कोई नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ़ कर दें अब्बू। उन्होंने अपना भारी हाथ मेरे कंधे पर रखा, वही हाथ जिसने मेरा बचपन संभाला था। जिंदगी मसरूफ़ हो जाती है बेटा, मगर रिश्ते यादों पर नहीं, मौजूदगी पर जीते हैं। सूरज ढलने तक हम बातें करते रहे, पुरानी यादें ताज़ा कीं और मुस्तकबिल के ख्वाब बने। जाते हुए उन्होंने गले लगाकर कहा, अगली बार चाहे तुम बनाना, मैं बस मेहमान बनकर बैठूंगा। पक्की बात है अब्बू, अगले इतवार कोई बहाना नहीं होगा। मैंने पुख्ता इरादा किया। उस दिन मुझे वो सुकून मिला जो मुझे बरसों से मैसर ना था। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया है। वो अगला इतवार कभी नहीं आया। 3 हफ्ते बाद सुबह 4 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वो आम रिंगटोन नहीं थी, वो किसी मातमी घंटी की तरह सुनाई दे रही थी। मेरे चचा का फ़ोन था। आरिफ, तुम्हारे अब्बू वो अब नहीं रहे। गाड़ी चलाते हुए मेरे सामने धुंध थी, आंसुओं की और इनकार की। जब मैं वहां पहुंचा तो घर लोगों से भरा हुआ था, मगर इतना खाली कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं सीधा उनके कमरे में गया। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। बेड के साथ वाली मेज पर चाय का एक खाली कप रखा हुआ था। इस कप के नीचे एक कागज का टुकड़ा दबाया गया था जिस पर अब्बू की लरसती हुई तहरीर में मेरा नाम लिखा था। बेटा, तुम उस दिन आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे आने से मुझे इतनी जिंदगी मिल गई कि मैं ये कुछ हफ्ते गुजार सका। कभी कभी आ जाया करो। तुम्हारे आने से इस घर को और मुझे दोनों को सांस लेने की हिम्मत मिलती है। घर तब मर जाते हैं जब उनमें उन लोगों के कहकहे खत्म हो जाएं जिन्हें उन्होंने पाला हो। ये अल्फाज पढ़कर मुझ पर हकीकत का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई में मरने दिया था। मैंने अगली बार के इंतजार में वो वक्त गंवा दिया जो कभी वापस नहीं आ सकता था। मैं उस पल का इंतजार करता रहा जब पल ही गिर गया। आज कई साल गुजर चुके हैं। अब हर इतवार मैं 2 कप चाय बनाता हूं, एक अपने लिए और एक अपने सामने वाली खाली कुर्सी के लिए। जोया, जो अब बड़ी हो गई है, अक्सर पूछती है, बाबा ये दूसरा कप किसके लिए है? दादा अब्बू तो यहां नहीं है। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं, हालांकि मेरा दिल एक मुस्तकिल बोझ तले दबा होता है। ये तुम्हारे दादा अब्बू के लिए है, ताकि मैं वो सबक कभी न भूलूं जो उन्होंने मुझे सिखाया था। मैं जोया को और हर उस शख्स को जो मेरी बात सुनता है यही कहता हूं, अगर कोई आपका इंतजार कर रहा है तो कभी शायद या कभी और मत कहिए, क्योंकि कभी अक्सर कभी नहीं बन जाता है। सबसे बड़ा अलमिया मौत नहीं है, बल्कि जिंदा रहते हुए उन लोगों की तरफ से भुला दिया जाना है जिनके लिए आप जीते हैं।